Yeah, do it. Yeah, yeah. कौन सी बेच पे लिया? तो मतलब बुक के अंदर ये प्रिंट वाला रहेगा 150। आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम तो पहले वाला ये जो ऑनेस्ट पर्सन इसके पहले वाले जो बैचेस थे ना, उसको मैं देता था पर लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या हो गया पता है? पीपल आर देन डिफरेंट ओनली समथिंग। और फाइनल में ऐसा नहीं कर सकते, तुम देख रहे हो इतना डिटेल कंटेंट पढ़ने के बाद भी जब क्वेश्चन माइंड पे जा रहे हैं तो ऐसे कुछ भी पूछ रहा है, अब तो उसमें भी सिर्फ समरी पढ़ के गए। पुराना वाला इसलिए अभी समरी निकाल के मैंने उतनी लिखा हुआ है, बट आई जस्ट मेड श्योर के वो जो टेक्स्ट बुक में जो बोरिंग तरीके से दिया रहता है ना, वो नहीं दिया। अभी तुम पूरा फॉर्मेट देखोगे तो अपना फॉर्मेट इज similar to summary, similar to summary, but a comprehensive notes. Because every student who has studied from summary, it is taught on the basis कि summary है plus volume है, तो you need to refer volume at one point of time. तो volume को touch ही नहीं करते। हाँ, इनका also second onwards, इनका also पूरा हमारा भी ओपिनियन देना। सो अब हम आगे बढ़ रहे हैं विद व्हाट एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या कहता है? ऐसे 520। So what is analytical procedure? It is evaluation of financial information. It is evaluation of what? Through analysis of plausible relationship among both financial and non-financial data. It also encompasses investigation of fluctuation or relation that are inconsistent with other relevant info. मतलब क्या? For example, सर जो wages है, सेम एग्जांपल लेते जो बने इंटरव्यू भी दिया। अब wages है, अब समझो एक मैं ऐसी कंपनी को ऑडिट कर रहा हूँ जो क्या बना रही है, मेट्रो। वहां पे बहुत सारे वर्कर्स है, एवरीडे बेसिस के ऊपर सबको वेजेस दी जाती है, तो भाई वहां पे डेली बेसिस के ऊपर मेरे लिए वेज रजिस्टर चेक करना, टेस्ट ऑफ डिटेल्स लगाना, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि हम सब कुछ चेक कर सकते। तो हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाते हैं। समझो वहां पे कितने वर्कर्स काम करते हैं, तो मैं वहां पे एक डाल दूंगा नंबर ऑफ वर्कर्स। लेट अस से फॉर एग्जांपल वहां पे 100 वर्कर्स काम करते हैं, इनटू मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ आवर्स, कितना घंटा काम करते, लेट अस से लोग 10 घंटा काम करते हैं, इनटू मैं क्या कर दूंगा, वेज रेट। अज्यूम करो वो लोग का वेज रेट इज 50 रुपीज, तो टोटल यहाँ तक कितना आ गया, 50,000। अब ये डे बेसिस का ऊपर है, इनटू मैं क्या कर दूंगा, नंबर ऑफ डेज। ठीक है कि महीने भर में वो लोग कितना दिन काम करते हैं, लेट अस से दे वर्क फॉर 20 डेज। तो यहाँ पे मेरा टोटल कितना आ गया, 10 लाख। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा, ओवर टाइम। क्या ऐड करना पड़ेगा, ओवर टाइम। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से 6 लाख रुपया इज द ओवर टाइम। ठीक है, लेस एब्सेंटिज्म या लेट चार्ज, तो लेट मार्क के जो हम लोग ने अमाउंट डिडक्ट किए हुए हैं, तो लेट अस से दैट कम्स टू 1 लाख। अगर ये करोगे तो टोटल कितना हो गया, 15 लाख टोटल। अब यहाँ पे इन दिस केस 15 लाख रुपीज आया टोटल। अब इन दिस केस 15 लाख रुपीज इज पर मंथ, इनटू मैं नंबर ऑफ क्या कर देता हूँ, मंथ्स। लेट अस से कितना हो गया, 12। तो टोटल वेजेस कितना आ गया, 1.8 करोड़। अब मैं क्या करूंगा, पीएनएल में जाके चेक करूंगा क्या यहाँ पे पीएनएल में जाके भी वहां पे पीएनएल में जाके भी वहां पे क्या टोटल वेजेस 1.8 करोड़ के आसपास आ रहा है, कि 1.8 करोड़ के आसपास नहीं। अगर पीएनएल में जाके मेरे को मिल गया कि 1.8 करोड़ आ रहा है, तो मुझे एविडेंस मिल गया कि मेरा वेजेस क्या है, सही है। अब पढ़ो वहां पे से इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। In our example, wages is nothing but our financial information. Through analysis of plausible relationship, plausible means possible.
अमाउंट बोथ फाइनेंशियल, अब हमारा वेजेस क्या है, फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल मतलब क्या, नंबर ऑफ वर्कर्स जो है, नंबर ऑफ आवर्स जो है, ये सारे नॉन फाइनेंशियल होता है। ठीक है, तो मैंने दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बनाया। अब अगर समझो मेरे बुक्स में अमाउंट 1.8 करोड़ के आसपास आता है, मुझे सबूत मिल गया कि अमाउंट सही है। पर अगर बुक्स में 1.8 करोड़ के बदले 2.1 करोड़ है, तो अब मैं उसे क्या करना चाहूंगा, इन्वेस्टिगेट, क्या करना चाहूंगा, इन्वेस्टिगेट के डिफरेंस से हम क्या कहते हैं, प्रोसीजर। एक और एग्जांपल लेते हैं। समझो फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं तुम्हारे फेवरेट प्रोडक्ट ओयो। तो अब फॉर एग्जांपल ओयो में हम क्या देखना चाहते हैं, रूम रेंटल्स, क्या देखना चाहते हैं, रूम रेंटल्स। अब रूम रेंटल्स वो लोग की एक इनकम है। अब वो कहता है भाई उसके पास 50,000 से ज्यादा रूम्स है, ठीक है, तो दे हैव एन नंबर ऑफ रूम्स एवरी डे बेसिस के ऊपर मेरे को चेक करना, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो भाई यहाँ पे हम रूम रेंटल इनकम चेक करना चाहते हैं, तो मैंने क्या कर लिया, नंबर ऑफ रूम्स, ठीक है, अज्यूम करो 10,000 इनटू मैंने क्या कर दिया, टैरिफ, कि भाई कितना कमाते हो लोग पर रूम से, अप्रोक्सीमेटली लेट अस अज्यूम 3,000। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 3 करोड़। इनटू मैं क्या करूंगा, ऑक्यूपेंसी, मतलब कितने परसेंट रूम्स ऑक्यूपाइड होती है, तो 70% होती है। तो ऑन एन एवरेज पर डे बेसिस के ऊपर कितना है, 2.1। इनटू मैं क्या करूंगा, 365 डेज, तो क्वार्टर को 365 डेज चलेगी। तो इनटू मैं 365 करूंगा, तो लेटर से यहाँ पे कितना आ जाएगा, 766.5 करोड़। तो ये मेरे को मिल गया कि ओयो का रेवेन्यू कितना आता है, 766.5। अब यहाँ पे अपने इस एग्जाम्पल में समझो ब्लैक कलर की पेन के ऊपर हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब क्या हो गया यहाँ पे, रूम रेंटल्स। ठीक है, थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉसिबल रिलेशनशिप अमॉन्ग बोथ फाइनेंशियल, फाइनेंशियल में रिले क्या है, रूम रेंटल्स। बट नॉन फाइनेंशियल की अगर हम बात करूँ तो ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो नॉन फाइनेंशियल हो गया। नंबर ऑफ रूम्स जो है वो क्या हो गया, नॉन फाइनेंशियल। इट ऑल्सो एनकम्पासेस इन्वेस्टिगेशन, मतलब अगर समझो मेरे हिसाब से 766.5 है, और वहां पे अगर समझो आ रहा है 800 करोड़, 850 करोड़, तो मेरे को उसे क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। इसे हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर। इसे हम क्या कहते हैं, क्या सबको समझो, व्हाट इज एनालिटिकल प्रोसीजर, इवैल्यूएशन ऑफ व्हाट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉसिबल रिलेशनशिप अमॉन्ग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। It also encompasses investigation of the fluctuations or relations that are inconsistent with other relevant information। मैं यहाँ तक सबको समझा। इसे हम क्या कह देते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, क्या कहते हैं हम इसे। अब एनालिटिकल में और थोड़ा आगे समझेंगे। अब एनालिटिकल करने का सिर्फ ये एक तरीका नहीं, मल्टीपल तरीका। हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं क्लाइंट डेटा विद द इंडस्ट्री डेटा। वन फॉर एग्जाम्पल लेट अस से, समझो एक पेंट इंडस्ट्री है, लेट अस से एशियन पेंट्स है। तो हम क्या करेंगे, एशियन पेंट कंपनी का डेटा किसके साथ कंपेयर करेंगे, इंडस्ट्री के साथ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल लेट अस से, अगर मैं जीपी की बात करूं, तो ये लोगों का जीपी कितना आता है, फॉर एग्जांपल 15%। इंडस्ट्री में जीपी आता है फॉर एग्जांपल 25%। तो हमें समझ जाएगा कुछ तो भी गड़बड़ है, मार्केट में सब 25 कमाते हैं, एंड वी बीइंग अ लीडर ऑफ द मार्केट, स्टिल हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या है कम, तो कुछ तो भी गड़बड़ है। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, ईयर ऑन ईयर कर सकता हूँ, ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल ईयर बेसिस के ऊपर मैं कर सकता हूँ। समझो 2023 में और 2024 में, अगर मैं एशियन पेंट की बात करूँ, ठीक है, अब मैं इंडस्ट्री के साथ नहीं कंपेयर कर रहा हूँ। 2023 में इसका भी जीपी रेशियो कितना था, 25, बट अब इसका जीपी रेशियो कितना हो चुका है, 50। तो हमें समझ जाएगा कुछ तो भी गड़बड़ है। एक तो इंडस्ट्री में सबका हमसे ज्यादा, हमारा खुद का पहले वाले साल में ज्यादा था, ये वाले साल में कम है। तो हमें हिंट क्या मिलेगी पता है, कि शायद ये साल है ना स्टॉक को अंडर वैल्यू कर दिया, बस ये क्लोजिंग स्टॉक के चेंज करने से मेरा ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, चेंज। तो या तो हमारे परचेजेस हम लोग ने क्या किए हुए, ओवर वैल्यू किए हुए, या हम लोग ने ज्यादा पेमेंट किया हुआ है, तो कुछ तो भी शायद हमें क्या लग रहा है, गड़बड़। सिर्फ मैं श्योर नहीं, पर मेरे को एक बार यहाँ पे हिंट मिल रही है कि यहाँ पे कुछ तो भी क्या है, गड़बड़। तो मैं एनालिटिकल प्रोसीजर कैसे लगा सकता हूँ, मैं कंपेयर कर सकता हूँ क्लाइंट का डेटा इंडस्ट्री के साथ, मैं कंपेयर कर सकता हूँ क्लाइंट का डेटा प्रायर पीरियड के साथ, मैं कंपेयर करूंगा क्लाइंट का डेटा विद द क्लाइंट डिटरमाइंड एक्सपेक्टेड। अब क्लाइंट डिटरमाइंड एक्सपेक्टेड इज नथिंग बट बजट्स बाय क्लाइंट।
तो क्लाइंट काफी बार फॉरकास्ट बनाता है कि भाई हमारा ये इतना रेवेन्यू होगा, हमारा इतना प्रॉफिट होगा, तो मैं उसके साथ कंपेयर करूंगा। अब लेकिन काफी बार मेरे को लगता है कि जो क्लाइंट के एक्सपेक्टेड होंगे ना वो बहुत बाइस्ड होंगे, या तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक होंगे या तो बहुत क्या होंगे, पेसिमिस्टिक। तो ऑडिटर खुद से एक्सपेक्टेशन करता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, समझो यहाँ पे पंकज ने एग्जाम दिया इंटर का। अब वो बोलता था सर मैं तो ऑडिट में एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे को 70+ आए, अब लेकिन मेरे को 70+ नहीं आए। मैं अपना पेपर क्या करना चाहता हूँ, रिपेयर करना। वो बोल रहा है मेरा एक्सपेक्टेड कितना था, 70। फॉर एग्जाम्पल उसको आया मेरे से 55। अब वो रिवेल में क्या डालना चाहता है, रिवेल। पर उसका एक्सपेक्टेशन और उसका एक्चुअल में क्या था, डिफरेंस। अब मेरे को लग रहा है कि शायद उसने अपना गोल बहुत ऑप्टिमिस्टिक कर लिया। मेरे हिसाब से उसका एक्सपेक्टेड ही था अराउंड 55 to 60, और उसका आया कितना है, 55। तो क्या मैं उसको रिवेल में डालने को बोलूंगा क्या? तो पहले मैं उसके एक्सपेक्टेशन के साथ कंपेयर। पर अगर मेरे को लग रहा है उसका एक्सपेक्टेशन बायस्ड है, तो मैं अपना एज एन ऑडिटर खुद का क्या बना रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन उससे कंपेयर कर रहा हूँ। फिर मैं यूज कर रहा हूँ नॉन फाइनेंशियल डेटा। मैंने अब तक अपन ने जो एग्जांपल लिया ना, किसका एग्जांपल लिया, वेजेस का ऊपर। फिर बाद में ओयो में रूम रेंटल्स वाला जो एग्जांपल लिया, दिस इज नथिंग बट नॉन फाइनेंशियल डेटा। अपन ने नॉन फाइनेंशियल डेटा को लाके एक अमाउंट बनाया, तो इसे हम कहते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। तो आप पूरा डेफिनेशन पढ़ो, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन through analysis of plausible relationship among both. It also encompasses investigation or fluctuation or relationship that are inconsistent with other relevant info. Analytical procedure may be segregated into one. Compare client data with the industry data, client data with the prior period, client data with the client determined expected, client data with the auditor determined expected, client data with the using non-financial। क्या यहाँ तक पब्लिक को समझा? ठीक है, लिख लिया तुमने ये सब। अब ये जो एनालिटिकल प्रोसीजर है ना, मैं इसको 3 अलग अलग फेज पे यूज कर सकता हूँ। पहले मैं प्लानिंग फेज में यूज कर सकता हूँ, टेस्टिंग फेज पे, कंप्लीशन फेज। कैसे? मैं प्लानिंग फेज पे कर रहा हूँ, तो प्लानिंग फेज पे है ना, इन अ वे मैं इससे क्या ढूंढ रहा हूँ, ROI। कैसे? अगर समझो पहले वाले साल में जीपी और ये साल में जीपी अलग है। पहले वाले साल में जीपी 25 था, अब सीधा जीपी कितना हो चुका है, 50। मेरे को ऑडिट चालू करने के पहले ही समझ गया कि कुछ तो भी गड़बड़ है। तो ये मैंने एनालिटिकल कॉन्सेप्ट में लगाया। टेस्टिंग फेज के ऊपर ऊपर अपने जो वेजेस बोला, जो अपने रूम रेंटल्स बोला, ये क्या किया अपन ने, टेस्टिंग किया ना, कि ये जो अमाउंट दिया गया है वो सही है कि नहीं। तो यहाँ पे ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, टेस्टिंग फेज पे भी लगा सकते हैं। कंप्लीशन फेज के ऊपर लगाएंगे। कंप्लीशन फेज के ऊपर है ना, इसके ऊपर ज्यादा जिक्र हमारा होगा व्हेन वी गो टू SF 450। वहां पे हम सीखेंगे कि भाई कंप्लीशन फेज में इसको कैसे लगाते हैं। इनफैक्ट जो प्लानिंग फेज में है ना, भले ये स्टैंडर्ड में थोड़ा जिक्र किया गया है, पर डिटेल में कहाँ पे आएगा, ऐसे 315 में। टेस्टिंग फेज पूरा यहीं पे आ गया है 520। कंप्लीशन के लिए आ जाएगा 450। अब नेक्स्ट कैसे हम लोग करते हैं ये सारी चीजें, देखो बहुत बेसिक है इंटर सीए की। तो अगर किसी को लगे कि थोड़ी स्पीड ज्यादा है तो मेरे को बताना। वापस आईसीआई ने ये सब दिया ही नहीं, आईसीआई वापस एक पेज का चार्ट देके बोल रहा है कि तुमको ये सब कुछ आता है। तो पहला मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेंड एनालिसिस। क्या कहते हैं? मतलब हम क्या करेंगे, 2-3 साल का ट्रेंड निकालेंगे। हमें लग रहा है कि हर साल हमारा सेल्स 10% से बढ़, अचानक से ये सेल्स का 50% से बढ़ गया, या तो सेल्स कम हो गया, हमें लगेगा कुछ गड़बड़ है। तो मैं ट्रेंड देख, क्या देख रहा हूँ मैं, ट्रेंड। मतलब फॉर एग्जाम्पल तुम क्लास में टेस्ट दे रहे हो रेगुलर, हर टेस्ट में तुम्हें ऑन एन एवरेज 40 से 50 के बीच में। अब अचानक से एक टेस्ट में तुम्हें सिर्फ 10 मार्क आया, मेरे को समझ जाएगा यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रेंड्स देखेंगे, एनालाइजिंग द फ्लक्चुएशन, कंपेयरिंग current year to the prior information, also information derived over several years। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारा, रेशियो एनालिसिस। मतलब हम क्या कर सकते हैं, रेशियो देख सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस सबके साथ तो मैंने रेशियो एनालिसिस किया। रेशियो में अगर हमें कुछ तो भी वेरिएंस दिखा, जैसे मैंने ग्रॉस प्रॉफिट का एग्जांपल दिया था, तो नथिंग बट व्हाट, रेशियो एनालिसिस। रीजनेबलनेस टेस्ट जो हम एक्चुअली बहुत ज्यादा यूज करते हैं, पहला आता है इंटरेस्ट एक्सपेंस अगेंस्ट द इंटरेस्ट बोरिंग ऑब्लिगेशन। समझो लोन 10 करोड़ है, उसके ऊपर इंटरेस्ट 2 लाख दिख रहा है, इज दिस रीजनेबल? नो।
हमें 10 करोड़ के ऊपर कैसे 2 लाख का ब्याज लगेगा सर? इट इज 0.02%। इतने कम में कोई लोन देता है क्या? तो अपने को क्या हिंट मिलेगा? या तो लोन का अमाउंट गलत है, या तो इंटरेस्ट का अमाउंट गलत है। ये हो गया हमारा रीजनेबल इंटरेस्ट। नाउ रॉ मटेरियल कंजम्पशन टू द प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जब शर्ट बनाते हैं तो हमें 1000 शर्ट के लिए फॉर एग्जाम्पल 5000 मीटर क्लॉथ यूज चाहिए। पर इन सिंपल वर्ड्स तो क्या हो गया, पर शर्ट कितना क्लॉथ चाहिए? 5 मीटर। इस बार हम लोग ने 2000 शर्ट बनाई, हमें कितना चाहिए होना चाहिए था? 10,000। पर जब मैंने वहां पे देखा तो 16,000 मीटर यूज किया था। तो हमें समझ जाएगा कि यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ है। तो रॉ मटेरियल जो कंज्यूम किया वो ज्यादा किया। वेस्टेज एंड स्क्रैप अगेंस्ट प्रोडक्शन एंड रॉ मटेरियल कंजम्पशन क्वांटिटी। मतलब फॉर एग्जाम्पल सच एक शर्ट में है ना 4 मीटर ही क्लॉथ चाहिए, पर हमारा वेस्टेज काटने वाटने में कितना चला जाता है? 1 मीटर। तो इट इज अ नॉर्मल लॉस कि भाई देखो शर्ट अगर बनाओगे तो भाई वहां पे तुम स्लीव और सारी चीज कट करोगे तो क्लॉथ तो वेस्ट होने वाला है, इट कैन नॉट यूज। तो हमें पता है कि एक शर्ट बनाने 5 मीटर में से हमारा कितना मीन 4 मीटर यूज होगा, 1 मीटर यूज होने वाला नहीं। इन शॉर्ट वेस्टेज कितना परसेंटेज हो गया? 20% में कह सकता हूँ। तो 20% इज नॉर्मल। अचानक से हमें ये बात दिख रहा है कि हमारा वेस्टेज उससे ज्यादा होगा। तो देखो यहाँ पे 2000 शर्ट बनाने में मैंने कितना मीटर क्लॉथ यूज किया? तो भाई यहाँ पे 4 मीटर के हिसाब से मेरे को चाहिए तो कितना था? 8,000। और मेरा वेस्टेज कितना हो गया? 50%। तो मेरा नॉर्मल वेस्टेज कितना हुआ करता था? 20। इस बार मेरा वेस्टेज कितना निकलना चाहिए? तो यहाँ पे इससे भी मेरे को पता चल जाएगा कुछ तो भी। फिर बाद में वर्क इन प्रोग्रेस बेस्ड ऑन द इश्यू ऑफ द मटीरियल एंड द सेल्स। तो देखो वहां पे जो हमारा स्टॉक होता है ना 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश। अब रॉ मटेरियल जितना कंज्यूम्ड हुआ है ना उसके सामने मेरे को वर्क इन प्रोग्रेस कम लग रहा है और फिनिश गुड भी कम लग रहा है। तो मेरा सेल्स के वॉल्यूम में भी नहीं दिख रहा है, रॉ मटेरियल में भी नहीं दिख रहा है, और वर्क इन प्रोग्रेस में भी नहीं दिख रहा है। तो मतलब यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ है। फिर रेंटल बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेंसी, जो अपन ऊपर एग्जांपल दिया हुआ था ये वाला। सेल्स डिस्काउंट कमीशन अगेंस्ट द सेल्स वॉल्यूम। मतलब यूजुअली फॉर एग्जांपल अगर समझो हम प्रॉपर्टी मार्केट की बात करें, तो अगर समझो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उसके सामने हम कमीशन कितना पे करेंगे? 1%। 1% इनकम टू हाउ मच? कितना आएगा 1 करोड़ का 1%? 1 लाख। तो अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो कमीशन हम कितना पे करते हैं? 1। अचानक से हमें दिख रहा है कि भाई वहां पे प्रॉपर्टी बिकी 10 करोड़ की, पर उसके सामने कमीशन दिया गया है 2 करोड़। तो ये रीजनेबल नहीं है। मतलब हमने क्या किया रहेगा? फिक्टिशियस कमीशन बुक किया रहेगा उसके अंदर, जो सो दैट मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? जो भी लोग ऑडिट में जाते हैं या स्मॉल एंटिटीज करते हैं, कमीशन की एंट्री सबसे ज्यादा यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, मैंने क्या कर दिया, जैनब को 3 लाख का कमीशन दे दिया। ठीक है, उसको चेक दे दिया, उसकी कोई इनकम नहीं है, उसको टैक्स नहीं लगेगा, वो 3 लाख विड्रॉ करके निकाल के दे देगा। सिंपल, सबसे इजिएस्ट तरीका। ठीक है, तो यहाँ पे जिस पर्टिकुलर केस हो सकता है कि कमीशन क्या हो? फिक्टिशियस क्या हो यहाँ पे? कमीशन फिक्टिशियस। तो मेरे को कैसे पता चलेगा? उसके सेल्स के वॉल्यूम के साथ। तो ये हमारे अलग अलग टेक्निक्स, 3 टेक्निक्स बोले। पहला टेक्निक को क्या बोला अपन ने? रेंट। दूसरे एनालिसिस को क्या बोला अपन ने? और तीसरे को क्या बोला अपन ने? ध्यान रख समझा। वापिस एक बार, सबसे पहले अपन ने तो क्या पढ़ा? डेफिनेशन। क्या था डेफिनेशन? Information through analysis of flexible relation among both financial and it also encompasses investigation of fluctuation or relation that are inconsistent. फिर बाद में नेक्स्ट क्या जाएगा? हम कंपेयर करेंगे क्लाइंट डेटा किसके साथ? इंडस्ट्री। क्लाइंट डेटा विद द प्रायर पीरियड, क्लाइंट डेटा विद द क्लाइंट डेटा का एक्सपेक्टेड, क्लाइंट डेटा विद द क्लाइंट डेटा का एक्सपेक्टेड, क्लाइंट डेटा इज द। फिर बाद में 3 फेजेस में यूज करेंगे, प्लानिंग, टेस्टिंग, कम्युनिकेशन। फिर आता है हमारा ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो और यूज। अब सब एग्जांपल्स लिखते जा रहे हैं यहाँ पे। तो लिख लिए सबने? ये वाले भी लिख लिया। अब मैं जो एनालिटिकल लगाऊंगा तो थोड़े प्रिकॉशंस लगाना पड़ेगा। क्या लगाने पड़ेंगे? प्रिकॉशंस। दिस इज एक्चुअली द मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर। एंड आई वुड से फाइनेंस ये लेवल पे अगर पूछना हो, यही वाला टॉपिक है जो पूछना चाहिए। बाकी सारी चीज जल्दी हो। अब थोड़ा बहुत हम गहराई में जाएंगे, इस कंपेटिटिव में इंटर में करते हैं। मेरे को एनालिटिकल लगा। सबसे पहले है ना मेरे को चेक करना चाहिए रिलायबिलिटी ऑफ। क्या चेक करना चाहिए?
देखो अगर डेटा रिलायबल नहीं है, क्या रिलायबल नहीं, डेटा है, एनालिटिकल लगाना पॉसिबल नहीं, क्यों पॉसिबल नहीं होगा? समझो फॉर एग्जाम्पल वेजेस के केस में, मेरे को पता ही नहीं है कितना ओवर टाइम हुआ, मेरे को पता ही नहीं है कितने लोग लेटा है, मेरे पास वेज रजिस्टर बराबर से मेंटेन ही नहीं हो रहा है, मेरे को पता ही नहीं है कि कितने वर्कर्स है, मेरे को पता ही नहीं है हर एक का वर्क वेज रेट कितना है। अब मैं एनालिटिकल कैसे बताऊं? पता है पर उनको उसके ऊपर भरोसा ही नहीं है, तो क्या मैं एनालिटिकल लगा पाऊंगा फिर? यहाँ पे इन दिस केस लुक रेक्टर में मेरे को पता ही नहीं है कि ऑक्यूपेंसी रेट ऑन एन एवरेज कितना होता है। अगर मेरे पास यही नहीं है कि ऑन एन एवरेज 70% रूम्स ऑक्यूपाइड रहती है थ्रू आउट द ईयर, मैं एनालिटिकल लगाऊंगा कैसे? तो आई डू नॉट हैव रिलायंस ऑन द डेटा, व्हेन आई डू नॉट हैव रिलायंस ऑन द डेटा, कैन आई अप्लाई अ शॉर्टकट एंड अ फॉर्मूला? नो, मेरे को सब कुछ कैसे चेक करना पड़ेगा डिटेल? समझो मेरे पास तुम्हारे टेस्ट के रिकॉर्ड्स है, पंकज ने अब तक समझो 10 टेस्ट किए, ऑन एन एवरेज स्कोर इज 50%। तो अगर समझो इस बार पेपर में उसको कम मार्क्स दिए या 50 के बदले 80 दे दिया है, पंकज जाके बोला सर पेपर मारा से चेक नहीं हुआ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एनालिटिकल लगा सकता हूँ कि हाँ भाई कुछ तो भी गड़बड़ है, देखो ऑन एन एवरेज 50 आते इस बार 80 दे दिए या इस बार से प्लस दिए, तो शायद कुछ प्रॉब्लम है देख। पर अगर फॉर एग्जाम्पल पंकज ने आज तक कभी कोई पेपर ही नहीं दिया, मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो अब मेरे को तो क्या करना पड़ेगा, डिटेल में चेक ही करना पड़ेगा, तो मैं किसी के साथ कंपेयर कर सकता। तो जब मेरे को एनालिटिकल लगाना है, फर्स्टली आई नीड टू इवैल्यूएट द रिलायबिलिटी ऑफ। नाउ हाउ डू यू इवैल्यूएट रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, नीचे वाला क्वेश्चन। अच्छा जितने भी नोट्स है हर नोट के ऊपर अलग अपने आप एक नया सवाल आ सकता है, तो नोट्स आर इम्पोर्टेंट। अब एक्सटेंट ऑफ रिलायंस मेरे को कैसे पता चलेगा कि डेटा रिलायबल है? मैं क्या लिखेगा वहां पे, एमएससी क्या लिखेगा मैं वहां पे? सबसे पहले नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या नेचर है, रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। समझो राजवी मेरे को बोलती है कि सर देखो मेरे को फाइनेंस ये अब यहाँ पे वो मेरे को बोल रही है कि सर मेरा गोल है कि मेरे को फाइनल सीए में क्या आएगा, AIR 1 आएगा, क्या आएगा वहां पे, AIR 1, ये उसका गोल है। अब फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली लेट अस अज्यूम, ठीक है आ सकता है AIR 1, बट लेट हाइपोथेटिकल अज्यूम के एक्सपेक्टेड, ठीक है बेस्ड ऑन आवर करंट परफॉर्मेंस वो क्लास में जैसे अटेंड करती है, मेरे को लगता है कि भाई देखो अगर समथिंग तुम्हारा मैं 605 का पेपर कंसिडर करूँ, तो ये आराम से 450 अचीव कर सकते हैं, कितना अचीव कर सकते हैं 450। अब मेरे को नहीं पता AIR 1 कितना लाएगा, पर एक्सपेक्टेड है कि भाई ये कितना लेके आ सकती है 450। अब जब रिजल्ट आया, अब रिजल्ट है ना वहां पे, ठीक है जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में AIR 1 जो था उसका स्कोर आया लेटर से 510। अब राजवी का जो स्कोर आया फॉर एग्जाम्पल आया लेटर से 430। अब मेरे को बताओ मैं उसका स्कोर किससे कंपेयर करूँ, 530 से 550 से करूंगा या 510 से करूंगा, किससे करूंगा, 450, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड, जो AIR 1 उसका क्या था। अगर मैं गोल से कंपेयर करूंगा ना तो बोलूंगा यार राजवी तेरा तो परफॉर्मेंस जितना सोचा था वैसा नहीं आया। बट अगर मैंने एक्सपेक्टेड के साथ कर दिया तो मैं बोलूंगा भाई ठीक है एक्सपेक्टेड में 450 है, 10 मार्क तो ऊपर नीचे होता है, तो मेरे को लगेगा सही है। पर अगर मैं 510 से करता ना तो मैं उसको क्या बोलता कि पेपर इवैल्यूएशन में डाला, मेरे को लग रहा है चेकिंग में कुछ तो क्या हुआ है। वैसे ही फॉर एग्जाम्पल लेटर से एक कंपनी है जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बनाती है, क्या बनाती है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। तो अब फॉर एग्जाम्पल अब वहां पे नई कंपनी है जो क्या बनाती है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। तो अब वहां पे इट इज एक्सपेक्टेड कि वो लोग का है ना मार्केट शेयर बढ़ता जाएगा, वो लोग का टर्नओवर बढ़ते जाएगा। ठीक है सो फॉर एग्जाम्पल लेट अस से 100 करोड़ है, इट इज एक्सपेक्टेड 200 हो जाएगा, 200 का 400 हो जाएगा, 800 हो जाएगा, तो 4 साल में वो यहाँ तक पहुंच जाएगा। पर वो लोगों का गोल है कि 4 साल में उनका टर्नओवर बिस्लरी जितना हो जाए। अब बिस्लरी का टर्नओवर फॉर एग्जाम्पल लेट अस से 3,000 करोड़, अब 3 साल के बाद वो लोगों का एक्चुअल टर्नओवर रीचेज अराउंड 810 करोड़। विल आई कंपेयर विद 3,000 करोड़ और विल आई कंपेयर विद 800? बस अगर मैं 3,000 करोड़ के साथ कंपेयर करूंगा मेरे को लगेगा यार कुछ तो भी गड़बड़ है, पर अगर मैंने 800 के साथ कंपेयर किया तो ठीक है भाई सही है। तो यहाँ पे जब भी मैं कंपेयर करूंगा मेरे पास मेरे को देखना है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो रेलेवेंट है कि नहीं। तो हम क्लाइंट काफी बार बजट बनाते हैं,
अब बजट दो तरीके के बनते हैं, एक कैसे बनते हैं गोल्स के बेसिस पे और एक एक्सपेक्टेड। अब मैं कौन सा वाला बजट लूंगा, एक्सपेक्टेड वाला। उसकी गोल वाला बजट मेरे लिए रेलेवेंट। तो मेरे को जब भी एनालिटिकल लगाना है, देखना है कि डेटा रिलायबल है कि नहीं, तो मैं सबसे पहले क्या देखना चाहता हूँ कि वहां पे वो जो भी इंफॉर्मेशन है क्या वो मेरे लिए रेलेवेंट है कि मेरे लिए रेलेवेंट। क्या ये समझा सबको? सेकंड में क्या देखना चाहता हूँ, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो सोर्स क्या हो सकता है, इंडिपेंडेंट सोर्सेस, मतलब इंडिपेंडेंट मतलब एक्सटर्नल है, इंडिपेंडेंट मतलब क्या, एक्सटर्नल। तो इंडिपेंडेंट है, इंटरनल है क्या एक्सटर्नल है। मतलब फॉर एग्जांपल लेट अस अपना साहिल है, साहिल ने मम्मी को बोला था कि मम्मी देखो मैं रात को 9 बजे तक घर आ जाऊंगा, घर जाते जाते लेट हो गया। याद करो ये एग्जांपल पहले भी मैंने लिया था। तो भाई घर पे लेट पहुंच गया तो मम्मी क्या करेगी, उसके बाद पे भरोसा करेगी। उसने बोला सर मम्मी मैं पंकज के साथ था, तो मम्मी क्या करेगी, किसको फोन करेगी, पंकज को। तो अपने को बचपन से आदत है कि भरोसा घर वालों के ऊपर होता है कि बाहर वाले के ऊपर होता है। तो सोर्स इंटरनल होगा तो भरोसा कम, बट सोर्स अगर क्या होगा एक्सटर्नल तो भरोसा क्या हो जाएगा ज्यादा। फिर उसके बाद कंपेरेबिलिटी। देखो अगर मेरे पास कुछ कंपैरिजन करने के लिए है ना, तो भाई इन दैट केस क्या हो जाएगा, भरोसा ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल हम मान्या वर्क ऑडिट करते हैं, मान्या वर्क क्या करता है, कुर्ते बेचता है। इट इज अ नोन थिंग कि गारमेंट इंडस्ट्री में 300% का ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। मतलब 1000 रुपए का कुर्ता है, 300 टका जीपी लगाएगा, मतलब बेचेगा इसको कितने में? अपना 300% मार्कअप लगा के इसको बेचेगा 4,000। तो इट इज अ नॉन कि 1000 रुपए की चीज तुमको कितने में मिलने वाली है, वहां पे 4,000। मैं कंपेयर कर सकता हूँ जो मानिया वर्क का मैं चीजें, फॉर एग्जाम्पल अजय अरविंद खत्री है, छोटी भाई इंटरनेशनल वेयर बेचता है, मैं दोनों को क्या कर सकता हूँ कंपेयर। पर अब मैं यहाँ पे मान्या वर्ग की चीजें सब्यसाची के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। अगर मैं सब्यसाची का ऑडिट करूँ, क्या मैं देखूंगा कि भाई मान्या वर्ग का जीपी कितना है, इसका भी जीपी से पे करूँ? नहीं ना, क्योंकि सब्यसाची डील्स विद स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स। वो क्या करता है, कस्टमाइज चीजें बनाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल खाता से ही नहीं है, पर लेकिन क्या करेगा, किसी पे पिंक कलर ज्यादा कर देगा, किसी पे पिंक कलर कम कर देगा, पर बोलेगा भाई मैं तेरे लिए कस्टमाइज बनाया हुआ। तो किसी से 2 लाख चार्ज करेगा, किसी से 20 लाख चार्ज करेगा। अब उसके प्रोडक्ट्स क्या है, स्पेशलाइज। तो मैं वहां पे उसका जीपी व्यक्ति किसी के साथ कंपेयर कर सकता हूँ। तो मेरे पास कंपेरेबिलिटी है तो रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन अच्छी है। बट अगर मेरे पास कंपेरेबिलिटी नहीं है तो रिलायबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमको ये जो नई बुक्स बना के दी, इफ यू वांट टू हैव ट्रस्ट ऑन द बुक्स, व्हाट ऑप्शन डू यू हैव? तुम मॉडल निकालो, 2-3 अटेम्प्ट के पास पेपर्स निकालोगे, आरटीपी निकालोगे। अगर तुम्हें लगा हाँ भाई इसमें जो भी है कवर्ड है, भरोसा है। बट अगर फॉर एग्जाम्पल समझो क्वेश्चन इतना चेंज हो गया कि तुम पास का कुछ देख ही नहीं सकते, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास कुछ कंपैरिजन के लिए आईसीआई ने कोई मटेरियल नहीं दिया, आईसीआई बोला भाई ये टॉपिक है, रेफरेंस बुक यूज करो। अगर तुम्हें पता हो पहले के जमाने में ऐसा ही होता था, मतलब अगर समझो, हाँ तो वहां पे है ना आईसीआई बुक्स ही वो देता था, आईसीआई बोलता था दिस इज द क्वेश्चन, तुमको मार्केट की जो रेफरेंस बुक यूज करनी है करो। हमने बोला टैक्स है, अब तुमको किधर से पढ़ने का, तेरी मर्जी, तू बैरक पढ़ के जो भी पढ़, ये पोर्शन है तो जिधर से पढ़ के आना चाहता है पढ़ के। तो अगर समझो तुम्हारे पास कुछ कंपैरिजन के लिए नहीं है तो तुम श्योर नहीं हो कि ये डेटा रिलायबल है कि डेटा रिलायबल, पर कंपैरिजन के लिए कुछ है तो हमें पता है डेटा रिलायबल। तो for example, broad industry data may be supplemented to be comparable to that of an entity that produces and sells specialized products। कौन सा एग्जाम्पल लिया अपन ने, सब्यसाची। अब यहाँ पे जो भी हम लोग जिसके ऊपर भी एनालिटिकल प्रोसीजर लगाएंगे, डेटा तो आ रहा है, डेटा आ किसके पास रहा है, एंटिटी के पास है। अब वो डेटा के ऊपर भी तो कोई कंट्रोल होने चाहिए। समझो मैं वेजेस के ऊपर एनालिटिकल प्रोसीजर लगा रहा था, तो मेरे को ये डेटा चाहिए कि कौन कितने वर्कर्स थे, कितने बजे आए, कितने बजे गए, कब एब्सेंट थे। अब ये डेटा के लिए कोई कंट्रोल ही नहीं। उधर जो वर्कर्स आते हैं उनको एक रजिस्टर का हिस्सा तुमको अटेंडेंस के लिए दिया जाता है, तुम ही लिख लो कि भाई तू आया कि नहीं आया, खुद का साइन कर दे, खुद ही लिख कितने बजे आया कितने बजे गया। अब फॉर एग्जाम्पल तू भाई आया था लेट, फिर भी तूने तो वहां पे क्या लिख दिया, 7 बजे। कौन चेक करने वाला है? तू कल आया ही नहीं था, तूने भाई आज का एंट्री किया, कल रजिस्टर में जाके लास्ट डे में वापस तूने कह खुद का नाम ही डाल दिया। अब यहाँ पे इन दिस केस कंट्रोल वीक है। जब कंट्रोल वीक है तो क्या मेरे को इन्फॉर्मेशन के ऊपर भरोसा है? जब इन्फॉर्मेशन में भरोसा नहीं है तो मैं किस तरीके से एनालिटिकल प्रोसीजर लगाऊं? तो मेरे को चाहिए कि जो भी ये चीजें बन रही है, कंट्रोल ओवर द प्रिपरेशन होने चाहिए। तो कंट्रोल ओवर द प्रिपरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन आर डिजाइन टू इंश्योर कंप्लीटनेस, accuracy and validity। Example, controls over preparation, review and maintenance of documents। क्या समझा हमने कोई?
इसे हम क्या कहते हैं, एनएस। वापस एक बार रीड करूं, क्या है एनसी? फिर टेक्निकली अलग। सो नेक्स्ट आता है व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन। हम प्रिकॉशंस टू बी टेकन में क्या बोलेंगे, नेक्स्ट आर से क्या जाएगा, इवेल्युएट द, ठीक है, इवेल्युएट द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा में हमने क्या देखा, क्या करना चाहिए हमें, एनएससी। एन से क्या देखो, फिर एस से कंपेरेबिलिटी, और फिर लास्टली कंटिन्यूस होता है। यहाँ तक सुविधा होगी, ठीक है। ई से ये लोग क्या बोल रहे हैं, यू डेवलप एन एक्सपेक्टेशन। ये वेजेस में मैंने अमाउंट डेवलप किया कि मेरे हिसाब से 1.8 करोड़। मैंने रूल रेंटल में एक एक्सपेक्टेशन डेवलप किया कि 766.5 करोड़ का। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, एक अमाउंट डेवलप, क्या डेवलप करो, एक एक्सपेक्टेशन के तुम्हारे हिसाब से अमाउंट क्या हो। तो पहला वाला पार्ट क्या कह रहा है, डेवलप एन एक्सपेक्टेशन of the recorded amounts or ratios and evaluate whether the expectation is sufficiently precise to identify a misstatement। मतलब पहले तो क्या करो, डेवलप करो रेशियोज एंड अमाउंट। अब उसके बाद वो लोग बोल रहे इवेल्युएट करो कि क्या वो अमाउंट तुम्हें प्रिसाइज लग रहा है टू आइडेंटिफाई मिस्टेक। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने है ना रूम रेंटल्स को चेक कैलकुलेट किया, मेरे हिसाब से रूम रेंटल्स 1.8 करोड़। तो मेरे को है ना लग रहा है मेरा, फॉर एग्जाम्पल ओवर टाइम का डेटा गलत है, या नंबर ऑफ वर्कर्स का डेटा गलत है, मेरे को है ना जो अमाउंट आया है 1.8 करोड़, उस पर भरोसा नहीं। मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं पे मेरे अमाउंट में गलती है। मैंने फिर भी डेवलप किया, मैं वहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने गया। मैंने जो वहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक किए, वहां पे अमाउंट है ना, फॉर एग्जाम्पल लेटर से आ रहा था 2.5 करोड़। जैसे मैंने 2.5 करोड़ देखा ना, मेरे को क्या लगा पता है, गलती मेरी नहीं, मतलब उनकी नहीं है, गलती शायद मेरी ही होगी। मेरे अमाउंट के कैलकुलेशन में क्या है गड़बड़। अब मेरे को मेरे अमाउंट पे कॉन्फिडेंस नहीं था, क्या मैं सामने वाले के अमाउंट में गलती निकाल पाया था, नहीं। तो मेरे को मेरा ही अमाउंट प्रिसाइज नहीं। रूम रेंटल्स मेरे हिसाब से आना चाहिए था 766.5 करोड़, वहां पे आया लेटर से 600 करोड़। अब मेरे को है ना लगा मेरा ऑक्यूपेंसी रेशियो शायद गलत है। तो मेरे को ये शक नहीं हुआ कि उनका अमाउंट गलत है, मेरे दिमाग में पहला थॉट ये आया कि शायद मेरा ही अमाउंट क्या होगा गलत। याद करो एफआईडीसी में जब हम फाइनल अकाउंट्स करते थे, अपना कभी कभार टैली नहीं होता था। हम फाइनल एग्जाम में गए, अपना फाइनल अकाउंट टैली हो गया, हम एकदम छाती चौड़ी करके बाहर आए कि आज तो मेरा फाइनल अकाउंट टैली हो गया। फिर वो एक रैंकर कैटेगरी का स्टूडेंट मिलता है, उसको हजम नहीं होता है कि अपना अकाउंट टैली हो। वो पूछते हैं टैली हुआ बता कितने अमाउंट से हुआ, बोला भाई टोटल तो 9 लाख रुपया है। बोलता मेरा टोटल तो 12 लाख रुपया है। तो अपनी भाई खुशी जो इतनी थी भाई वो चूर चूर हो जाती है। अपने को लगता है भाई कहीं ना कहीं पे वही सही होगा, मैं कहीं ना कहीं पे तो कोई एडजस्टमेंट गलत करके आया रहेगा। तो अब यहाँ पे मेरे को मेरे अमाउंट पे कॉन्फिडेंस नहीं था, क्या मैं उसको बोल पाया तेरा अमाउंट गलत है, तो भाई साहब को अपने अमाउंट पे कॉन्फिडेंस था, वो मेरे को मुंह पे बोल पाया तूने कहीं ना कहीं पे क्या की हुई है गलती। तो मैं अमाउंट डेवलप कर रहा हूँ, बट अब मैं देख रहा हूँ क्या वो अमाउंट सफिशिएंटली प्रिसाइज है। बिकॉज जब तक मेरे को मेरे अमाउंट पे भरोसा नहीं है, मैं उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर गलतियां निकाल सकता। तो मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, पहले तो डेवलप कर रहा हूँ एक अमाउंट। अब उसके बाद इवेल्युएट कर रहा हूँ कि जो वो अमाउंट है वो सफिशिएंटली प्रिसाइज है कि नहीं टू आइडेंटिफाई मिसस्टेटमेंट इंडिविजुअली, और व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर मिसस्टेटमेंट में कॉज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी मटेरियली। क्या ये समझा पब्लिक को? अब यहाँ पे मैं कैसे करूँ, डिटरमाइन करूंगा कि वो अमाउंट सफिशिएंटली प्रिसाइज है। सबसे पहले वहां पे है ना एक प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जहां पे प्रेडिक्टेबिलिटी जैसी चीज नहीं है, वहां पे है ना मैं ये अमाउंट प्रिसाइजली नहीं कर सकता। समझो सेल्स है, मेरे को पता है हर साल सेल्स 10% से बढ़ा, आई कैन मे बी प्रेडिक्टेड कि भाई अमाउंट क्या होगा। बट थोड़ी डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस होते हैं विच में चेंज वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल लेटर से मेरे को पता है
कि हमारा रेंट जो है कंसिडरिंग का टर्नओवर इट इज यूजुअली 5%। तो ऑन एन एवरेज हमें पता ही है ये क्या है। बट लेट अस से फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट इट इज अ डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस। हमें लगा ये साल एडवर्टाइजमेंट करनी है, हमने भाई जोर शोरों से की। तो भाई यहाँ पे हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस वाज ऑलमोस्ट 10% ऑफ आवर सेल्स। अगले साल हमें लगा कि नहीं यार अच्छा खासा धंधा चल रहा है, कोई एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है। हमने भाई हार्डली कुछ किया, हम लोग का इस बार एडवर्टाइजमेंट इज हार्डली 2%। अब यहाँ पे ना ये डिस्क्रिशनरी है, मैं कंपेयर कैसे करूं? मैं अगर ट्रेंड एनालिसिस करूंगा तो लास्ट ईयर दिख रहा था एडवर्टाइजमेंट 10%, इस बार कितना? 2%। फार्मा कंपनीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, कोविड था सब भाई मोटिवेटेड थे कि अगर हमें वैक्सीन मिल गया तो बहुत पैसा छापेंगे। बट लेटेस्ट से भाई नेक्स्ट ईयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज्यादा खर्चा ही नहीं किया। तो अब मैं उसका ट्रेंड देखूंगा तो मेरे को लगेगा कुछ तो भी गड़बड़ है। तो यहाँ पे मैं कब कह पाऊंगा कि अमाउंट प्रिसाइज है? जब प्रेडिक्टेबिलिटी है। अगर कंसिस्टेंट है ना तो आई कैन इजीली प्रेडिक्ट कि अमाउंट कितना होगा। बट लेकिन अगर ऐसा कोई खर्चा है, ऐसा कोई इनकम है जो वेरिएबल है, जहां पे डिस्क्रिशन है कि आज कम करना है या ज्यादा करना है, वहां पे प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, तो मैं एस्टिमेट ही नहीं कर पाऊंगा कि वो अमाउंट कितना। क्या मैं प्रिसाइजली एस्टिमेट कर पाऊंगा? नहीं। सेकेंड, मेरे को क्या चाहिए? अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। सी वहां पे वेजेस में कितना माइन्यूट डेटा था मेरे पास, ठीक है, कि भाई कितने वर्कर्स थे, ऐसा से रूम रेंटल्स में भी, बट अगर जो मेरे पास ऐसा कोई डेटा ही नहीं है। एक ऑक्यूपेंसी रेशियो और सब कुछ अपने एग्जाम्पल में अपने सिंपल ले लिया, बट इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स डेटा। अब ओयो की अगर 50,000 रूम्स है, मल्टीपल होटल्स है, तो हर एक का ऑक्यूपेंसी रेट अलग होगा। कोई होटल होगा जो छोटा सा है, बट लेकिन ऐसे एरिया में जो वहाँ पे बिजनेस अच्छा चलता है, तो वहां पे इन दैट केस ऑक्यूपेशन रेशियो में एज हाई एज 100%। तो एक ऐसा है जहाँ पे भाई फॉर एग्जाम्पल खुला हुआ है, बट लेकिन ज्यादा ऑक्यूपेंसी नहीं होता है, उधर शायद 10-15% है। तो ये ऑक्यूपेंसी रेट ही मेरे पास जो है उसके लिए मेरे पास कोई अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा ही नहीं है। तो जब डेटा ही नहीं है, क्या मैं एनालिटिकल प्रोसीजर लगा पाऊंगा? क्या नहीं, तो मैं कंपेयर किससे करूंगा? तो ऑल आई नीड इज कंपेयर अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। लास्टली, अमाउंट को क्या करना पॉसिबल होना चाहिए? डिसएग्रीगेट। डिसएग्रीगेट मतलब डिसइंटीग्रेट करना। क्या करना? मतलब अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल के ऊपर अगर एनालिटिकल प्रोसीजर लगाऊं तो इट इज डिफिकल्ट, ठीक है, उसके ऊपर मैं नहीं लगा सकता, बट डिसएग्रीगेट करूंगा तो मेरे लिए फायदा है। फॉर एग्जाम्पल 23-24 सेल्स 100 करोड़ था, यहाँ पे सेल्स 150 करोड़ हो गया। लेट अस से सेल्स 200 करोड़ हो गया। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की अगर हम बात करें तो पहले 50 करोड़ था, अब कितना हो गया? 100 करोड़। तो अब यहाँ पे इन दिस केस हमारा जो प्रॉफिट है पहले कितना था? 50 करोड़। अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना है? 100 करोड़। अब यहाँ पे इन दिस केस में अगर एक एक आइटम को देखूंगा ना तो मेरे को समझेगा। मेरे को क्या समझेगा कि अगर एडवर्टाइजमेंट मैंने की बढ़ाया है 50 से, तो मेरा सेल्स कितने से बढ़ रहा है? 200 से। बट अगर मैं एक एक आइटम को ना देखूं तो शायद मैं अपना एनालिटिकल प्रोसीजर बराबर लगाने पाने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पे डिसएग्रीगेशन में substantive analytical procedure may be effective when applied to the financial information of the individual sections of an operation of financial statement of component of a diversified entity, then applied to the financial statement of entity as a। क्या समझा बोली कोई? ठीक है, तो हमने 3 पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले पैसे क्या बोला अपन ने? प्रेडिक्टेबिलिटी। फिर बाद में बोला अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, और लास्ट में क्या बोला अपन ने? ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने क्या बोला था? व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन? हमें क्या देखना पड़ेगा? रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। रिलायबिलिटी ऑफ डेटा किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्या होता है एनएससी? एन से क्या होता है? नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन। एस से क्या हो जाता है? स्वेट। सी से क्या होता है? कंपेरेबिलिटी। और सी टू से क्या होता है? कंट्रोल्स ओवर द प्रेजेंटेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है हमारा? एक्सपेक्टेशन ऑफ एन अमाउंट एंड सफिशिएंटली प्रिसाइज है कि वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे? इवेल्युएट करो। क्या इवेल्युएट करो? सबसे पहले प्रेडिक्टेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा है, एंड डिसएग्रीगेशन है कि। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा? हमें क्या करना है? सबसे पहले देखना है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डिफरेंसेस फ्रॉम द रिकॉर्डेड अमाउंट दैट इज एक्सेप्टेबल विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन। समझो मैंने वेजेस किया 1.8 करोड़ मेरे हिसाब से, उनके पीएनएल में 1.8 करोड़ के बदले 1.75 करोड़, 5 लाख का डिफरेंस। अब मैं ये 5 लाख के लिए इन्वेस्टिगेशन करूंगा कि इग्नोर कर दूंगा? ये मेरे जजमेंट को, मेरे को एक अमाउंट डिसाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि 1.8 करोड़ के सामने
10 लाख तक का डिफरेंस मेरे को एक्सेप्टेबल है। नाउ दिस इज बेस्ड ऑन माय जेट। तो अगर समझो 1.8 करोड़ के बदले फॉर एग्जाम्पल वहां पे कितना होगा, मैंने कितना अमाउंट डिटरमाइन किया, 10 lakhs। तो मैंने 10 lakhs डिसाइड किया। अब 1.8 करोड़ के बदले अगर फॉर एग्जाम्पल वहां पे 1.75 निकला, क्या मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा क्या? नहीं। बट अगर वहां पे फॉर एग्जाम्पल 1.62 करोड़ निकला, क्या मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा क्या? यस। क्या वहां पे अगर 2.10 करोड़ निकला, क्या मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा क्या? Yes। वैसे ही अगर समझो मैंने रूम के लिए फॉर एग्जाम्पल ओयो के लिए हमने एग्जाम्पल में हमने 176.5 था, हमने बोला कि भाई अगर 20 करोड़ तक का डिफरेंस होगा तो चलो। तो वहां पे कितना था हमारे हिसाब से 766.5। अगर फॉर एग्जाम्पल वहां पे 780 करोड़ है, तो मेरे को बताओ क्या मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा क्या? नहीं। अगर मेरे को बताओ अगर 800 करोड़ है, क्या मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा? यस। अगर अगर वहां पे 650 करोड़ है, क्या मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा? यस। तो मैंने एक अमाउंट डिसाइड किया कि कितना अमाउंट मेरे को एक्सेप्टेबल है विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन। बस। टॉलरेबल स्टेटमेंट इस तरीके का ही है, बट यू कैन नॉट यूज द वर्ड टॉलरेबल बिकॉज़ टॉलरेबल स्टेटमेंट सैम्पलिंग के लिए use होता है। ठीक है, तो कंसेप्ट इज सिमिलर कि भाई यहाँ पे कितनी गलती होगी, कितना डिफरेंस होगा, तो मैं वहाँ और इन्वेस्टिगेट करूंगा। तो मेरे को कितना अमाउंट एक्सेप्टेबल, अब मेरे को कितना अमाउंट एक्सेप्टेबल है दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले डिपेंड करता है मटीरियलिटी के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? देख, वेजेस 1.8 करोड़, अब अमाउंट ही चौड़ा। तो मैंने क्या बोला, कितने का डिफरेंस चलेगा? 10 लाख। बट जो 766.5 करोड़ है, अब उसमें मैं थोड़ी बोलेगा सिर्फ 10 लाख का डिफरेंस है। तो मटीरियलिटी जैसे चेंज होगी, उसके हिसाब से मेरा एक्सेप्टेबल अमाउंट भी क्या हो जाएगा, चेंज। दूसरा, मेरे को किस लेवल ऑफ अश्योरेंस चाहिए, मेरे को चाहिए कि भाई वही में फुल टेंडर तो इम्पोर्टेंट है, सबसे मेन फैक्ट दिखना है, रेवेन्यू इज द की ऑडिट मैटर। तो अब मैं वहां पे हाईएस्ट लेवल ऑफ अश्योरेंस चाहता हूँ कि मेरे को वहां पे 20 करोड़ क्या 1 करोड़ तक का भी डिफरेंस हुआ तो नहीं। तो अब वहां पे मेरा अमाउंट क्या हो जाएगा, फाइन। तो कितना अमाउंट एक्सेप्टेबल है किसके ऊपर डिपेंड करता है, दो चीजें। एक क्या हो जाता है हमारा यानी, और दूसरा मेरा क्या होता है, वो ये समझा सबको? तो अपन ने यहाँ पे क्या बोला नोट नंबर 3 में कि कितना अमाउंट एक्सेप्टेबल है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मटेरियलिटी के ऊपर, साइड ये समझा सबको? तो रेंज में सबसे पहले आर से क्या बोला, क्या इवैल्यूएट करो, ई से डेवलप करो एन एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिकॉर्डेड अमाउंट्स एंड इवैल्यूएट करो कि अमाउंट सफिशिएंटली प्रिसाइज है कि ई से डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनी from the expected value that is acceptable without determine the suitability of a particular substantive analytical procedure. Now, last वाले point में क्या बोला है, determine suitability. क्या determine? Now, how do you evaluate suitability? Now, this is the most important answer. इसके ऊपर जानकारी चंदा हुआ एक्सपेक्ट करो एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा। अब when is analytical procedure suitable? सबसे पहला जब वहां पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा बने, क्या बने? अब फॉर एग्जाम्पल वर्कर्स में अगर वहां पे मेरे इधर 4 वर्कर काम कर रहे हैं, अब मैं उसके लिए फॉर्मूला लगाएगा कि टेस्ट ऑफ डिटेल्स करके खत्म करेगा। अब मेरी एक होटल है जहाँ पे हार्डली 25 रूम है, हमने क्या फॉर्मूला लगाएगा कि सीधा टेस्ट ऑफ डिटेल्स करके खत्म करेगा? तो भाई जिस केस को फर्क नहीं पड़ता था मैं सीधा टेस्ट ऑफ डिटेल्स लगाएगा। बट एनालिटिकल लगाना कब पड़ता है, when there is large volume। अगर मैं आईआरसीटीसी में जाऊँ जिनके 3 करोड़ ट्रांजैक्शन है, अब मेरे लिए तो इसका ह्यूमन पॉसिबल सब चेक करना, तो मेरे को एनालिटिकल के प्रति जाना ही पड़ेगा। तो मैं ये कब करूंगा, when there is a large volume। सेकेंड, मैं ये कब करूंगा, when I know there is a relationship होगा, and there is a and that relationship exists unless मेरे को कुछ कॉन्ट्ररी पता चले। मेरे को पता है जीपी रेशियो हैज बीन कंसिस्टेंट एट 20%, तो ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं कंपेयर कर पाऊँ। अगर कॉन्ट्ररी पता चला कि फॉर एग्जाम्पल हम जहाँ से परचेज कर रहे थे, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट जो है वो हाई हो चुका है, ठीक है, सिर्फ जहाँ से हम मंगा रहे थे हमारी गवर्नमेंट ने एंटी कम डंपिंग ड्यूटी लगा दी है, या क्वांटिटी के सिनेरियोस की वजह से वहां पे सिर्फ इम्पोर्ट ज्यादा नहीं हो पा रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई कम हो रहा है, तो भाई वहां पे प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो जीपी क्या हो जाएगा आपका? सर कुछ कॉन्ट्रैरी पता है तो बात अलग है, वरना मैं तो एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ कि रिलेशनशिप क्या कर रहा है, एक्सिस्ट, और वो कंटिन्यू करने वाला है अनलेस कुछ कॉन्ट्रैरी पर। दोनों सेकंड वाला पॉइंट,
मैं समझा मुझे को, ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो एक कंटिन्यू रह रहा है, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, जीपी रिमेन्स। सो पहला हम लोग ने क्या बोला, कब लगता है, जनरली लार्ज वॉल्यूम डेटा। दूसरा, रिलेशनशिप क्या कर रहा है, एग्जिस्ट अनलेस मेरे को कुछ क्या पता हुआ है, इसका कॉन्ट्ररी मतलब कुछ ऑपोजिट पता हुआ है। नाउ अब सूटेबिलिटी बहुत सिंपल है, क्योंकि मेरे को हमेशा वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है, वहाँ पे मेरे को लग रहा है कि भाई रिलेशनशिप है। और अगर ये एनालिटिकल लगा के मैं सबूत नहीं ढूंढ पा रहा हूँ एनालिटिकल, तो एनालिटिकल वेरिएबल कब काम का है, जो वो मेरे को किसके लिए हेल्प करेगा इन डिटेक्टिंग अ मिस्टेक। मेरा काम ही क्या है कि भाई मैं मिस्टेक में ढूंढ लूं और एट द ओपिनियन दूं वेदर एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर। तो अगर ये एनालिटिकल से मैं मिस्टेक में इसको डिटेक्ट कर पा रहा हूं तो वेरी गुड, मेरे लिए सुटेबल है, वरना मेरे लिए सुटेबल। तो the suitability of a particular analytical procedure will depend upon the auditor's assessment of how effective it will be in detecting a mistake. To give you an example, अगर मैं कैश बैलेंस की बात कर रहा हूँ, अब वहां पे कैश बैलेंस में फॉर एग्जांपल लार्ज वॉल्यूम ऑडिट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट अस से हम एक ऐसे बंदे को ऑडिट कर रहे हैं जो सिगरेट का डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारे क्लाइंट का जो सिगरेट का डिस्ट्रीब्यूटर था, दुनिया भर का कैश आता था। ठीक है, एक एक हफ्ते में 35-35 लाख का कैश कलेक्शन होता था, जो और इनफैक्ट इज अ डिस्ट्रीब्यूटर ओनली इन मलाड वेस्ट एंड कारपुर। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि पूरे मुंबई, तो ये दोनों जगह का उसका डिस्ट्रीब्यूशन करके इतना पैसा आता था। कैश है, लार्ज वॉल्यूम ऑडिट, छोटा मोटा है। सेकंड, रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, हमें पता है कि हमारा इतना जितना सेल हो रहा है उसका भाई ऑलमोस्ट 80% कैश में आने वाला है, तो कैश कलेक्शन किससे हो रहा था, पान बीड़ी वाले लोग से। आज जाके वो लोग के पास पेटीएम है, आज से 4-5 साल पहले थोड़ी ये सब कुछ था। तो पैसा कैसे आ रहा था, कैश में। हमें पता था 80% लोग जितना सेल्स होगा एक हफ्ते में हमें पे करेंगे, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ कैश दैट वी आर गोइंग टू रिसीव। रिलेशनशिप था। पर अगर मैं एनालिटिकल था तो बैठ सकता ना, नहीं कर सकता, 9:30 तक तो बैठता है। नेक्स्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि रिलेशनशिप एक्सिस्ट भी कर रहा है, पर लेकिन हम लोग इसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, क्या नहीं कर पा रहे, डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल समझो कैश बैलेंस में मैं कैसे डिटेक्ट करूँ, मतलब मैं स्टेटमेंट कैसे डिटेक्ट करूँ, वहां पे एग्जैक्टली मैं कोई फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि भाई इतना ही कैश बैलेंस होगा, यही होगा, नहीं ना। तो इन केस ऑफ चेकिंग ऑफ कैश बैलेंस आई नो एनालिटिकल प्रोसीजर विल नॉट हेल्प मी इन आइडेंटिफाइंग व्हाट स्टेटमेंट। मेरे को खुद वहां पे फिजिकली जाके कैश काउंट करना ही पड़ेगा, अर्थात टेस्ट ऑफ डिटेल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, टेस्ट ऑफ डिटेल। तो इन दिस केस में एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकता नहीं। तो वहां पे लिखो फॉर एग्जाम्पल एनालिटिकल प्रोसीजर में not be suitable for cash। नेक्स्ट वहां पे वो लोग क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट इन सम केसेस कोई अनसोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टिव मॉडल, क्या है कोई अगर अनसोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टिव मॉडल है तो वो भी चल जाए। देखो काफी बार है ना, हम स्ट्रक्चरल मॉडलिंग करते हैं, हम डेटा एनालिटिक्स, डेटा माइनिंग जैसी चीज यूज करते हैं, जिससे हम लोग क्या बनाए, एक मॉडल बनाए कि भाई अगर ये डेटा है इसके बेसिस के ऊपर हमारा सेल्स क्या होगा या हमारा XYZ क्या होगा। तो हम काफी बार सोफिस्टिकेटेड मॉडल यूज करते हैं। ये लोग बोल रहे हैं काफी बार एनालिटिकल लगाने के लिए उधर सोफिस्टिकेटेड मॉडल नहीं। हमने जो अब तक बेसिक एग्जांपल लिए, ग्रॉस प्रॉफिट और सारी चीज जो है, वेजेस जो है वो भी लगा लोगे ना, तो भी उससे क्या मिलेगा, तुम्हें एवरेज मिलेगा। तो इन सम केसेस इवन अनसोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टिव मॉडल may be effective as analytical procedure। अब determination of suitability of analytical procedure is influenced by the assertion and the auditor's assessment of arguments। देखो assertion याद है, मैंने तुम्हें बेसिक कंसेप्ट में बताया था, जाओ जाओ पीछे सब बेसिक कंसेप्ट में नोटबुक में, याद है MP कवर करके कंसेप्ट था, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, कंप्लीटनेस, कट ऑफ, अकरेंस, वैल्यूएशन, एक्सिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। याद आ रहा है सब कुछ। अब ये एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल है, डिपेंड करेगा मैं कौन सा असर्शन टेस्ट करना चाहता हूँ।
समझो, मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि इंटरेस्ट का मेजरमेंट बराबर है। आई कैन यूज एनालिटिक्स। रीजनेबल टेस्ट, लोन का अमाउंट कितना था, इंटरेस्ट कितना है, एनालिटिकल से सबूत मिला। बट ये प्रॉपर्टी का ओनर मैं हूँ, यहाँ पे ये राइट मेरे नाम पे है। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल बिकम्स टू जेके शायद एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड फॉर एग्जांपल। अब तुम देख देखना चाहते हो कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है कि नहीं, यू वांट टू चेक द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का असर्शन। अब क्या एनालिटिकल है, कोई फॉर्मूला लग सकता है क्या, तुम कंपेयर कर सकते हो प्राइम का डेटा इंडस्ट्री के साथ, क्या कंपेयर कर सकते हो प्रायर पीरियड के साथ। यहाँ पे तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, कंपल्सरी क्या चेक करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा, टाइटल डीड कंपनी के नाम पे है कि नहीं। तो इन दिस केस एनालिटिकल प्रोसीजर इज नॉट रेलेवेंट, तो वहां पे असर्शन में लिखो। ठीक है, पहले यहाँ तक 4 पॉइंट्स को एक बार रीड करते हैं, 5 पॉइंट। सबसे पहले क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये किसको लगेगा, इन देयर इज second application of the planned analytical procedure is based on the expectation that relationship among data exists unless मेरे को कुछ क्या पता हुआ है। फिर यहाँ पे कितना इफेक्टिव का डिपेंड करेगा, मैं कितनी स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। अनसोफिस्टिकेटेड मॉडल भी चल जाएगा और डिपेंड करेगा कौन से असर्शन। पॉइंट नंबर 6 प्रश्न, आई वांट एक बार तुम रीड करो और ट्राई करो मेरे को समझाओ। Different types of analytical procedure provide different level of assurance. For example, prediction of total rent of a divided into apartment taking rents. The number of apartments and vacancy rates taken into consideration provide persuasive evidence and may eliminate the need for further verification by means of test of evidence, provided elements are appropriately verified. In contrast, calculation and margin comparison of the gross margin percentage as means of confirming revenue figure will provide less evidence, but will provide useful corroboration if used in combination with others. समझो क्या कहना चाहते हैं। परसों ऐसे एविडेंस मिलेगा, कंक्लूजन तो हमें कभी भी मिल सकता है। सो समझा सबको ये, तो एग्जाम्पल वो सिंपल से मेरे को चाहिए था, तो थोड़ा ध्यान दो। देखो फॉर एग्जाम्पल अब नॉर्मल कॉम्पाउंड, अब इनऑर्बिट कॉल का ओनर कौन है, रही रही जाने सबको ये क्या करके दिया, रेंट पे दिया। अब फॉर एग्जाम्पल वो बोल रहा है वहां पे मेरे पास 200 रेस्टोरेंट्स, हर एक का एरिया वाइज उसने बोल के रखा है कि पर स्क्वायर फीट फॉर एग्जाम्पल में 500 रुपया रेंट चार्ज करता हूं। ठीक है, तो किसी का एरिया 100 स्क्वायर फीट है, किसी का 500 है। तो हमें पता है कि ये भाई फॉर एग्जाम्पल वहां पे 200 शॉप है, हर एक का हमने को एरिया भी पता है। अब वो बोल रहा है ये 200 में से ये जो 10 शॉप है ना किधर खाली पड़ी हुई है, हमको पता भी है उसका एरिया क्या है। अब बाकी के जो शॉप्स हमें पता है उसका एरिया क्या है, हमें पर स्क्वायर फीट रेंट पता है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमें पता चल गया हमारा रेंटल इनकम क्या है। हमें परसुएसिव एविडेंस मिल गया, मेरे को एक एक डिटेल में चीजें चेक ना भी करूं तो भी मेरे को सबूत मिल गया। बट लेट अस से ग्रॉस प्रॉफिट फॉर एग्जांपल लेट अस से आ रहा है टू बी 2 करोड़। अब तक का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हैज बीन समवेयर अराउंड 20%। तो क्या मैं इससे प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि मेरा जो रेवेन्यू है बराबर ही होगा, नहीं, बिकॉज जीपी थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो सकता है। तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड मैंने इसके साथ दूसरा भी थोड़ा बहुत प्रोसीजर लगाया, टेस्ट ऑफ डिटेल लगाया। तो रेवेन्यू के ऊपर मैंने थोड़ा टेस्ट ऑफ डिटेल लगा दिया, प्लस ये लगा दिया, तो मेरे को क्या मिलेगा, परसुएसिव, वरना मेरे को इतना परसुएसिव मिलने वाला है।
Last, the particular substantive procedure may be suitable when test of details are performed on the same assertion. याद करो ऑडिट प्रोसीजर का मैंने एक बेसिक कंसेप्ट लिखवाया था, जाओ वापस नोटबुक के अंदर। याद करो ऑडिट प्रोसीजर दो में डिवाइडेड थी, एक क्या था रैप था और एक क्या था फैप। लास्ट कंसेप्ट लिखवाया था रैप और फैप। फैप के अंदर वापस क्या था, एक क्या था हमारा टेस्ट ऑफ कंट्रोल और दूसरा सब्सटैंटिव प्रोसीजर। सब्सटैंटिव के अंदर दो है, एनालिटिकल प्रोसीजर और दूसरा क्या है टेस्ट ऑफ डिटेल। तो अगर मैं सेम आइटम के ऊपर टेस्ट ऑफ डिटेल भी लगा रहा हूं और एनालिटिकल भी लगा रहा हूं तो भरोसा क्या हो जाएगा ज्यादा, क्योंकि मेरे को तो दोनों प्रोसेस से मेरे को एविडेंस मिल रहा है। तो पर्टिकुलर सैप मे बी कंसिडर मोर सुटेबल व्हेन टेस्ट ऑफ डिटेल्स आर परफॉर्म ऑन द सेम असर्शन। तो सेम असर्शन के ऊपर ऑलरेडी मैं क्या लगा चुका हूँ टेस्ट ऑफ डिटेल, तो मेरा भरोसा क्या हो जाएगा। क्या समझा बोलते को ये। तो इसके साथ हमारा ये रेग्स वाला आंसर क्या हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फाइनेंस लेवल। बस इतना सब गहराई में इंटर में तुमने पढ़ा था कि इतना इंटर में अपन जाते नहीं है, बस इंटर वाले स्टूडेंट को ये सब समझना नहीं है। तो वापस लाइक आई सेड ये सब एप्लीकेशन बेस्ड है जो मैंने कहाँ से निकाल के डाला हुआ है प्रोनाउंसमेंट। पहले हम इंटर में सिर्फ क्या बोलते थे डेटा रिलायबल होना चाहिए, एक एक्सपेक्टेशन बनाओ, फिर बाद में डिफरेंस डिसाइड करो कि कितना एक्सेप्टेबल है और देखो सूटेबल है कि नहीं, हम यही पॉइंट करते हैं। बट अब हम हर एक के गहराई में जा रहे हैं कि रिलायबिलिटी के लिए क्या देखोगे, डेवलप कर लोगे एक्सपेक्टेशन सफिशिएंट प्रिसाइज है कैसे पता चलेगा कितना अमाउंट मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, सूटेबल है कि नहीं इनको कितना पता चलेगा। तो यहाँ पे ना इन अ वे अपन ने एक क्वेश्चन नहीं पढ़ा, हमने 5 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन पढ़े अपन ने, 5। तो एक क्वेश्चन था, हर एक के ऊपर 4 नोट्स थे, तो हर एक नोट अपने आप में एक क्या है। ठीक है, सो अब तक हमारा एनालिटिकल समाप्त नहीं हुआ है, एनालिटिकल में और भी हमारे थोड़े पॉइंट्स है जिसको अपन कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके क्या कर लेंगे क्वेश्चन आंसर। This will put an end to this session. अगले लेक्चर में 5:30 को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, इसको डाउट है तो बता देना।